तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस लॉ। ठीक है, बिजनेस लॉ में हम लोगों ने पढ़ लिया था अपना बेसिक ओवरव्यू, हमारा एक हो गया था। ओवरव्यू के बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। देखो, उस दिन हम लोगों ने बात किया था व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो आपको सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसको डिफाइन किया गया है, बताया गया एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है उसको आपने क्या नाम दे दिया है? उसको आपने नाम दिया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग जब भी बात होगी कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो हमको यहाँ पर दो पॉइंट को चेक करना पड़ेगा। पहली बात तो क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए, है ना। देखोगे, और दूसरी बात क्या होना चाहिए? ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है। अगर इन्फोर्सेबल कब होगा? ध्यान रखोगे, अगर ये लीगल एग्रीमेंट होंगे तो ये क्या होंगे? इन्फोर्सेबल होंगे। बट ध्यान रखो, अगर ये बात होगी सोशल, है ना, रिलीजियस, ठीक है, या कल्चरल मैटर के, तो ध्यान रखोगे ये सब आपके इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। ये सारी बात हम लोगों ने क्या किया, पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फिर एग्रीमेंट की बात हमने की थी। एग्रीमेंट को कहां डिफाइन किया गया है? ध्यान रखोगे, तो एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2E में। ठीक है, देखोगे यहां पर सब लोग एग्रीमेंट को, 2E क्या कहता है? कहता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, है ना। प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फ्रॉम कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, तो यहां पर आप इन सब चीजों की बात करेंगे, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। सेक्शन 2 भी बात करता है किससे रिलेटेड? प्रॉमिस से, है ना। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal being accepted become the promise, है ना। ध्यान रखोगे, जब सामने वाला व्यक्ति, पहली बात तो प्रपोजल को डिफाइन किया गया सेक्शन 2B में। प्रपोजल क्या होता है? जब सामने वाला व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए आपके सामने प्रपोजल रखता है, आपने उसके संबंध में अपनी एसेंट दे दी है, एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर दी है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? प्रॉमिस मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इस डिफिनीशन में हम लोगों को क्या करना है? इन सभी बातों को पॉइंट आउट करना है। ठीक है, यहां पर क्या था? व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, किसी व्यक्ति के सामने आप क्या करेंगे? प्रपोजल देंगे, है ना। सिग्निफाइड एसेंट, और उसकी सहमति लेंगे, किससे रिलेटेड? उस प्रपोजल से रिलेटेड, ठीक है, जो उसके सामने किया गया है ना। अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है ना, एक्सेप्ट प्रपोजल क्या बन जाता है? बिकम प्रॉमिस बन जाता है। ठीक, वी से दैट द एग्रीमेंट इज रिजल्ट ऑफ द प्रपोजल। ध्यान रखोगे, यही प्रपोजल का जो रिजल्ट होता है उसी को आपने नाम दिया है एग्रीमेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय वन पार्टी टू द अदर पार्टी, है ना, दैट अदर पार्टीज गिव एक्सेप्टेंस देयर टू अ कोर्स और द म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है ना, या म्यूचुअल कंसिडरेशन। देखोगे, दोनों पार्टी क्या होती है? आपस में तालमेल से, अपनी आपस की सूझबूझ से क्या करते हैं? इसमें अपनी कंसेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तब वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। इसीलिए देखिए यहां पर लिखा है एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, ध्यान रखोगे, अब अगर यही ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या इनफोर्सेबल हो जाता है लॉ, तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। ठीक है, ध्यान रखोगे, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिवन राइज टू द लीगल ऑब्लिगेशन। ध्यान रखोगे, अगर उसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी है ना, लीगल रिलेशन है, तभी अगर उसके अंदर अगर वो एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब उसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन एराइज होगा। अगर लीगल ऑब्लिगेशन एराइज होगा तभी क्या बन सकता है? वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चेक करना है? उसमें इन्फोर्सिबिलिटी चेक करना है, विच मीन्स अ ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लॉ की ड्यूटी क्या है? तो लॉ क्या करे? अगर उसकी इन्फोर्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। अगर इन्फोर्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये सभी बातें हम लोग अपने पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ध्यान रखोगे, जिनके पास नोट्स नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे? अपने टेलीग्राम के चैनल से नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, फिर यहां पर ध्यान दोगे आप, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू क्या होगा? एक्सेप्टेंस, है ना। प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिए हो, क्या बन गया? वो एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहां पर देखोगे इन सभी बातों को, फिर क्या लिखा है? ए एग्री टू बी टू सेल कार फॉर ₹2 टू बी। ए क्या कह रहा है? एग्री हुआ है, बी को सेल कर रहा है कार 2 लाख रुपए का। हेयर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी एंड बी हैज द राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ ₹2 एंड ऑल्सो बी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे ₹2 टू ए एंड ए हैज राइट टू रिसीव ₹2। तो यहां पर क्या ए और बी क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल कंसेंट से अपने एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। ए कह रहा है मैं आपको कार 2 लाख रुपए में बेचूंगा, बी कह रहा है ठीक है, मुझको
आप कार दो, मैं आपको 2 लाख रुपए प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो यहां पर ऑब्लिगेशन एराइज हो गया कि नहीं? ए के पास ऑब्लिगेशन क्या है, वो उसको कार प्रोवाइड करे, बी के पास ऑब्लिगेशन क्या है, उसको अमाउंट प्रोवाइड करे। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो ध्यान रखोगे ये सब क्या है, आपका लीगल ऑब्लिगेशन है। फादर प्रॉमिस कर रहे हैं अपने बच्चे से टू पे हिम पॉकेट अलाउंस फॉर ₹500 एवरी मंथ, बट ही रिफ्यूज टू पे। एक पिता क्या कर रहा है, अपने बच्चे को कह रहा है कि मैं आपको 500 पर मंथ प्रोवाइड करूंगा। क्यों प्रोवाइड करूंगा? पॉकेट मनी है उसकी। ठीक है, बट बाद में क्या है, रिफ्यूज टू पे लेटर, बाद में क्या है, उन्होंने मना कर दिया है। द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट। वो बच्चा उस पैसे को रिकवर नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या है, वो सोशल एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो भी सोशल एग्रीमेंट है उनको लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर दिया गया, बाहर रख दिया गया। ऐसा क्यों? अगर ऐसे हो जाएंगे तो कोर्ट के पास क्या हो जाएगा, अननेसेसरी लीगल बर्डन प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और हम भी क्या करेंगे, बात बात पर घर में कॉन्फ्लिक्ट राइज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट। अगर इंटेंशन है क्रिएट करना लीगल रिलेशन तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट मानोगे, लेकिन अगर इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखोगे यहां पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चाहे वो आपका बीकॉम का हो, चाहे सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएस, किसी का भी पेपर रहेगा, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, an obligation to maintain wife and children, an order of the court of law, etc. These are status obligation and so out of the scope of the कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है। आप अपने अगर बच्चों का, वाइफ का भरण पोषण कर रहे हैं तो ध्यान रखोगे ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट का हो सकता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर पढ़ना है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस। तो आइए हम लोग देखेंगे सबसे पहले एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ये क्या हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्या बन गया आपका, ये एग्रीमेंट बन गया, ध्यान रखोगे। बट देखोगे जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है, एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, तो ये क्या बन जा रहा है आपका, ये बन जा रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब भी बात करोगे आप एग्रीमेंट को, इसको सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है, इसको सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर ये भी एक डिफरेंस में आ जाएगा आपका। स्कोप क्या है, ये वाइडर टर्म है ना, इसमें दोनों आता है, बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट दोनों आ जाते हैं, है ना, इसीलिए क्या इसका इसको एक वाइडर टर्म में माना गया है। ठीक है, ध्यान रखोगे वाइडर टर्म का मतलब क्या है, देखो चाहे आप सोशल हो, हमने आपको अपने बर्थडे बुलाया, आप नहीं आए, मैंने आपके ऊपर सूट फाइल कर दिया, क्या है, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये सोशल नेचर का है। ठीक है, मैंने बोला बच्चा तुम सीए फाउंडेशन क्वालिफाई कर लो, मैं तुमको 5 लाख रुपए प्रोवाइड करूंगा। तुम सीए फाउंडेशन क्वालिफाई कर लिया, आप हमसे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, आप हमको सूट फाइल करके रिकवर कर सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि ये सोशल नेचर का है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे हम लोग। फिर ये क्या है, नैरो सेंस में लिया जाता है, क्योंकि इसमें वही कॉन्ट्रैक्ट आएंगे जिनको लीगल इन्फोर्सिबिलिटी प्रदान की गई होगी। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन, इट में नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, जरूरी नहीं है, ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू दी पार्टी, हमेशा ये किसी पार्टी को राइट ग्रांट नहीं करेगा, बट नेसेसरली क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, हमेशा ये क्या करेगा, लीगल रिलेशन या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा। ध्यान रखोगे, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट टू एवरी पार्टी, ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ राइट किसी न किसी पार्टी को ग्रांट करता रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एन एग्रीमेंट, ध्यान रखेंगे इस बात को। और ये पेपर में यहाँ से कई बार क्वेश्चन एराइज हुआ है, ध्यान रखोगे, सीए फाउंडेशन में भी, है ना, बीकॉम के भी टॉपिक में यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। है ना, क्या क्वेश्चन रहेगा, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है सभी एग्रीमेंट, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ सोशल हो, जो सोशल रहेगा उसको क्या करोगे, आप बाहर रख दोगे। पर ध्यान रखोगे जो आपका सोशल सॉरी सोशल नहीं होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की बातों में अगर कोई प्रॉब्लम हो आप फटाफट बता सकते हो। ठीक है, फिर ये मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखोगे
एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पिछले बार क्या था, हैंड रिटन नोट था, यहाँ पर आप देखोगे फुल फ्लेज चीजें आपको मिलेंगी, किताब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या थी यहाँ पर, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इक्वल टू क्या बताया गया था आपको, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा वो, एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप। तो सबसे पहले इसेंशियल एलिमेंट में क्या है आपका, सबसे पहले है आपका कि एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर दूसरी बात फ्री कंसेंट हो, ठीक है। जिन लोगों को ये सब बातें लिखनी है वो लोग लिख भी सकते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। देखोगे इसके बाद बात कर लेंगे हम लोग फ्री कंसेंट की। तो फ्री कंसेंट क्या होती है, कोई बच्चा बताना चाहेगा? 2 मिनट का समय है, आप चाहो सोच सकते हो, ठीक है। इन बच्चों को लिखना हो वो लोग लिख सकते हैं। फ्री कंसेंट की जब भी आप बात करोगे, फ्री कंसेंट में कंसेंट कब फ्री रहेगी बताएं आप लोग। हाथ में उंगली कितनी है आपकी, 5 है। तो पहला क्या था आपका, मैंने उस दिन बता रखा था ना, पहला कोअर्सिन, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा फ्रॉड, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, फिर मिस्टेक। 5 बातें हैं। अगर ये 5 बातों से आपका ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखोगे वो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए हम आपको बताते हैं यहां पर फ्री कंसेंट कब नहीं होगा। देखोगे पहला लिखो आप यहां पर कोअर्सिन, लिख रहे हैं सब लोग, COR। दूसरा लिखेंगे आप अनड्यू इन्फ्लुएंस, शॉर्ट में लिख लेंगे, आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये, ठीक है। फिर फ्रॉड, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, लास्ट में क्या है आपका, एक इसका एक चैप्टर रहेगा, हम लोग पूरी बातों को वहां पर फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 5 बात आप याद रखोगे। पहली बात क्या है, कोर्सिन। दूसरी बात क्या है, अनडू इन्फ्लुएंस। तीसरी बात क्या है, फ्रॉड। चौथी बात क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन। कोर्सिन का मतलब क्या है, फ्रॉड का मतलब क्या है, अनडू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, ये हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, आप इसके लिए बिल्कुल। फिर कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज, देखोगे इसके बाद कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या है ना। सबसे पहली बात क्या है, एज की बात करेंगे हम लोग, है ना। आप यहां पर 18 या 18 से ज्यादा की एज रखना है, पहली बात, है ना। लॉ क्या मानता है, लॉ ये मानता है कि सभी व्यक्ति कांटेक्ट करने के योग्य हैं अगर उन्होंने 18 की एज को, या मेजोरिटी, इंडियन मेजोरिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने 18 की एज को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है, वो साउंड माइंड का है ना। दूसरी बात क्या है, वो साउंड माइंड का हो। साउंड माइंड का मतलब क्या है, जिसके पास सोचने समझने की क्षमता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो कोई क्या है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यूज कर, शराबी है ना। तो उस समय, जिस समय उस शराब को कंज्यूम किया होगा, वो क्या नहीं माना जाएगा, कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या होगा, लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, लॉफुल कंसिडरेशन मतलब जब म्यूचुअल कंसेंट से दोनों पार्टी डिसाइड करती है, जिस पर सामने वाली पार्टी जिससे आप सामान को परचेस कर रहे हो उसको असंतोष ना हो, उसी को क्या बोलते हो आप, लॉफुल कंसिडरेशन। फिर लीगल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, आपका ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अगर हमारा ऑब्जेक्ट लीगल है तो ध्यान रखोगे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना। लीगल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो किसी भी एक्ट को प्रभावित ना कर रहा हो, किसी भी एक्ट को तोड़ ना रहा हो, ब्रेक ना कर रहा हो, लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहा हो। फिर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, है ना। सेक्शन 34 से लेके 30 तक, 24 to 30 एंड 56 में इन बातों को बताया गया है कि कौन कौन से कॉन्टेंट डिक्लेयर किए गए एक्सप्रेसली वाइड। इसका भी एक अलग चैप्टर हम लोग इसको वहां पर डिस्कस कर लेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो बताए, है ना। तो ध्यान रखोगे ये जो अभी आपको मैंने 6 पढ़ाए, ये कहां पर बताएंगे, सेक्शन 10 में बताए गए हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट आर आल्सो कंसीडर्ड इसेंशियल, ठीक है। ये सेक्शन 10 में नहीं बताए गए हैं लेकिन इसेंशियल हैं। जैसे दो पार्टी हो, है ना, कोई एक पार्टी अगर सिंगल है, अगर वो चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट अकेले कर लेगी तो वो अकेले नहीं कर पाएगी, कम से कम पार्टी की
दो पार्टी होनी है अधिकतम चाहे जितनी, ठीक है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, क्योंकि ध्यान रखोगे जब भी बात आप सोशल रिलेशन की करोगे, सोशल रिलेशन को यहाँ से बाहर रखा गया है। फिर फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या है, साइन हो, छपाया गया हो, दिस दैट, इस तरह की जो बातें हो। फिर सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग क्या है, सर्टेन हो, सर्टेन का मतलब चीजें क्या हो, फिक्स हो। ऐसे ना हो कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, कोई आदमी चांद तारे तोड़ सकता है क्या, नहीं। सूरज को खा सकता है क्या, नहीं, वो केवल हनुमान जी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या है, सर्टिनिटी नहीं है। जब चीजें सर्टेन नहीं होंगी तो वहां पर आप कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस, ध्यान रखोगे आप कॉन्टेक्ट किए, जैसे आप हटे, उस सामान में आग लग गई, सामान खत्म हो गया, अब वो सामान आपको मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता है। तो ध्यान रखो कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्म करने की। जिस पार्टी से आपने कॉन्टेक्ट किया वो उस पार्टी का डेट हो गया, इनकैपेसिटी हो गई परफॉर्मेंस में, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये भी क्या हो गया आपका सिंगल नेचर का, ठीक है। आ जाते हैं इसके बाद हम लोग आगे। ये क्वेश्चन आना ही आना है, इसके लिए आप कमर कस लो, पहले से आप इसको याद कर लो, ठीक है। फिर ये सब चीजें ध्यान रखेंगे तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, इन टर्म ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्टेंट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, है ना। सेक्शन 10 क्या कहता है कि सभी एग्रीमेंट क्या है ना। ध्यान रखोगे ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्टेक्ट, ऑल एग्रीमेंट क्या है, सभी एग्रीमेंट कॉन्टेक्ट हैं इफ दे आर मेड बाय दी फ्री कंसेंट, अगर वो कैसे किए गए, जब कंसेंट फ्री रही हो तब। तो कंसेंट फ्री कब रहेगी, जब पांच बातें ना हो, पहली बात कोर्सिंग, बात अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरी बात फ्रॉड, चौथी बात मिस रिप्रेजेंटेशन, और पांचवी बात मिस्टेक से इफेक्टेड ना हो। फिर द पार्टीज कंप्लेंट टू कॉन्टेक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, है ना। देखोगे पार्टी क्या हो, कॉम्पिटेंट हो, कंसिडरेशन लॉफुल हो, है ना, ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, ठीक है ना। और उसको लॉ ने वाइड डिक्लेयर ना किया हो। ध्यान रखोगे इन सभी बातों को, इसको आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, ठीक है। आ जाते हैं फिर से हम लोग आगे। देखोगे टू पार्टीज हम लोग पढ़ लिए, है ना, क्योंकि सिंगल पार्टी खुद से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं कर सकती है ना। एक कांटेक्ट में कम से कम दो पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ोगे आप यहाँ पर, टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी टू पार्टी, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी कर रहे हो, ध्यान रखोगे कम से कम दो पार्टी का होना कंपलसरी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली पार्टी का नाम क्या है, सेलर, एंड दूसरी पार्टी का नाम क्या है, बायर। सेलर क्या करेगा, सेलर एंड बायर मस्ट बी टू डिफरेंट पर्सन। अब एक बात और ध्यान रखो, सेलर और बायर होना कंपलसरी होने के साथ साथ क्या दोनों अलग अलग पर्सन हो, अगर दोनों सेम पर्सन होंगे तब भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स, है ना। सही बात है कि कोई आदमी अपने गुड्स को परचेज नहीं कर सकता, ठीक है। एक देखो कि इसमें एक केस लॉ है, देखेंगे स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी, रमन लाल सन्स एंड कंपनी के लिए देखोगे इसमें दिया गया है, ठीक है। तो देखोगे बीकॉम पर आपको एक लिखने के बाद, एक एग्जाम्पल के बाद आप केस लॉ लिख देते हो तो आंसर आपको बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर आगे। फिर दूसरी बात क्या है, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, है ना। देखोगे पहली बात तो क्या हो गई, पहली बात दो पार्टी हो, और पार्टी कैसी हो, ऐसी हो जो लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करे। देखोगे देयर मस्ट बी इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम, है ना। सोशल और डोमेस्टिक टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो हमको ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जो जिसका मेन एम क्या हो, तो लीगल रिलेशन को एग्जिस्ट करता हो। अगर सोशल या रिलीजियस टाइप के होंगे तो ध्यान रखोगे वो एक्ट के बाहर की बात हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 में आप देखेंगे, husband agree to pay his wife certain amount as maintains every month while he has abroad, है ना। आप देखे होंगे इसमें वेलफेयर वर्सेस बेस वेलफेयर का केस लॉ है, ठीक है ना, बड़ा लीडिंग केस लॉ है, मजेदार केस लॉ है, आप इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5 में देखोगे एक हस्बैंड है, वो अपने वाइफ को कह रहा है कि हम आपको मेंटेनेंस के लिए हर महीने कुछ अमाउंट पे करेंगे, कब, जब वो बाहर है तो। हस्बैंड फेल टू पे दी प्रॉमिस अमाउंट, ना हस्बैंड ने बोला था पे करने को, वो अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है, वाइफ ने उसके ऊपर सू कर दिया रिकवरी करने के लिए उस अमाउंट को। हियर इन दिस केस
वाइफ कुड नॉट रिकवर एज इट वाज अ सोशल एग्रीमेंट, है ना। तो ऐसे केस में ध्यान रखोगे, अगर मैंने अपने वाइफ को बोल दिया कि भैया हम तुमको पेमेंट करेंगे और हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं मंथली, अगर वो मेरे ऊपर सू कर देगी या सूट फाइल कर रही है, तो उसको किसी भी तक रिकवरी क्लेम करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा है, सोशल नेचर का है, ठीक है। एंड द पार्टीज डिड नॉट इंटेंशन टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप, है ना। ध्यान रखोगे क्योंकि ये दोनों पार्टी आपस में कोई लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं कर रही, ठीक है। इसी तरह देखोगे आप, एग्जांपल नंबर 6 भी है, इसमें ध्यान रखोगे वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का केस लॉ, ठीक है। जो उस दिन मैंने नोट्स पढ़ाया था उसमें देखो ये सारी बातें लिखाई थी, ठीक है, तो वहां देख लेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 6 देखोगे, लेखपाल प्रॉमिस टू ₹5 लाख। लेखपाल एक आदमी, इसने बोला हम तुमको 5 लाख रुपए देंगे। किसको 5 लाख रुपए देने को बोल रहा है, वो अपने बच्चे को, है ना। कब कह रहा है, अगर बेटा तुम पास हो जाओगे कहां पर, सी एग्जाम। जैसा कि आपको पता है कि सी एग्जाम क्या होता है, बहुत टफ होता है, ठीक। उसके पिताजी कह रहे हैं बेटा तुम पास हो जाओगे सी एग्जामिनेशन में, मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा। ऑन पासिंग द एग्जाम द सन क्लेम दी मनी, है ना। जैसे ही सन पास हो गया, उसने अपने पिताजी से क्या बोला कि आप पिताजी मुझको पैसा दो 5 लाख रुपए, ठीक है ना। द सन कुड नॉट रिकवर एज इट वाज अ सोशल एग्रीमेंट, है ना। क्या बच्चा अपने पिताजी से, ऐसे केस लॉ भी आ सकते हैं, ध्यान रखोगे। तो देखोगे कि जो बच्चा है वो अपने पिताजी से किसी भी तरह का अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, सोशल एग्रीमेंट है, ठीक है। अब अगर ऐसे हो जाए तो सभी बच्चे क्या करें, अपने पिताजी से कहें मैं ये पेपर पास कर लूंगा, और या उसके पिताजी बोलेंगे बेटा ये पास करो, तो पास करेगा और अपने पिताजी से पैसा लेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे ये सब क्या है, घरेलू एग्रीमेंट है, ठीक है, या सोशल एग्रीमेंट है। इस तरह के एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बिल्कुल बाहर रखा गया है, इस बात को आप ध्यान रखो, ठीक है। फिर एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ोगे आप लोग फटाफट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन अ कंडीशन, ए ने बी को गुड्स बेचा है, एक कंडीशन रखी है, दैट ही मस्ट पे फॉर द अमाउंट ऑफ द गुड्स विद इन 30 डेज, कि बेटा तुम पैसा पे करो, कितने दिन में पे करो, 30 दिन के अंदर, ठीक है। फिर देखोगे हियर ए इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप विद बी, यहां पर ए और बी के बीच में क्या लीगल रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हिंस द सेम इज कॉन्टेक्ट, है ना। तो देखोगे यहां पर क्या है, दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट हो गया, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है ना, लीगल रिलेशन क्रिएट हो रहा है। ऑन फेलियर बाय बी फॉर मेकिंग अ पेमेंट ऑन ड्यू डेट ए कैन सू हिम द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर बी ड्यू डेट के दिन पेमेंट करने में फेल हो जाता है, तो ध्यान रखोगे ए क्या कर सकता है, उससे रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकता है, ठीक। ध्यान रखेंगे ये सभी बातें। फिर इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अगले टॉपिक में, देखोगे अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंपाइल्ड विथ अ सर्टेन केस, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे देखोगे कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटेन, कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसे हो सकता है, लिखित में और स्पोकन वर्ड में भी हो सकता है। एज टू लीगल इफेक्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड, है ना। देखोगे जैसे लिखने के कॉन्ट्रैक्ट, जो जो कॉन्ट्रैक्ट लिख कर किया गया है, जो बोलकर शब्दों में किया गया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम लीगल रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। बट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज द कॉन्टेंट मस्ट बी इन रिटेन, है ना। लेकिन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप देखोगे तो आपको उसको रिटेन में लिखना ज्यादा फायदेमंद है। इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्टेंट सम अदर फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंपाइल्ड विद द मेक एन एग्रीमेंट लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, है ना। और अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो देखोगे और भी अगर उसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटी करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो लोग क्या कर लेते हैं, उसमें कर लेते हैं, जिससे कि बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना। देखोगे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्ट एज अ रिटेन कॉन्ट्रैक्ट, जब भी आप बात करते हो इंश्योरेंस की, है ना, तो उसमें आप कोई रिटेन कंसेंट प्रोवाइड तो करते नहीं है, ठीक है। ऐसे केस में फर्दर इन द केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉ विच इज इन फोर्स एट द टाइम इज एसेंशियल फॉर टू बी वैलिड, एग्जांपल इन केस ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे आप। फिर आगे बढ़ोगे, एग्जाम्पल नंबर 8 पर आ जाओ, ए एग्री टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग सर्टेन, मान लो ए एग्री कर रहा है किससे, बी से, कि वो तेल बेचेगा, ऑयल बेचने की बात कर रहा है, ध्यान रखो। बट यहाँ पर किस तरह का वो तेल बेचने की बात कर रहा है, यहाँ पर सर्टिनिटी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखो कि जितने भी आप ये अब तक टॉपिक आपको कवर कराएंगे उन सब से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। यहाँ पर जब चीजें सर्टेन नहीं है तो ध्यान रखो बे आपका जो कॉन्टेंट होगा वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। फिर एग्जाम अगर वो जब तक यहाँ पर ऑयल का नेचर मेंशन नहीं करता है तब तक चीजें सर्टेन नहीं रहेंगी, क्योंकि ऑयल खाने वाला भी हो सकता है, चलने वाला भी हो सकता है, और भी आप सोचिए। 9 में देखोगे
XYZ Limited agreed to lease the land of Mr. A for the indefinite year. The contract is not valid as the period of lease is not mentioned. देखोगे ए कह रहा है बी से में कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को लीज पर लूंगा लेकिन टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। तो जब टाइम पीरियड मतलब ड्यूरेशन की भी सर्टिनिटी नहीं है, इसलिए भी क्या है, ये इनवैलिड रहेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की जब आप बात करोगे, द टर्म ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस एंड एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल। अब देखोगे मैं ऐसी छड़ी घुमाऊंगा जिससे सब लोग फर्स्ट क्लास पास हो जाओगे, ऐसी कोई छड़ी है क्या मेरे पास? जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा नहीं पास होगा। ठीक है तो ध्यान रखना, हमारे पास पेपर है, सी इंस्टीट्यूट का पेपर है, हमारे पास बीकॉम का पेपर, ऐसा अगर मैं कहता हूं तो ये क्या टोटली इनवैलिड है, इस बात को ध्यान रखोगे। और इस तरह का जो कंटेंट होगा वो क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस तरह चीजें की पॉसिबिलिटी जीरो है। देखेंगे एग्जांपल नंबर 10 है, लास्ट है, एग्री टू बी डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ठीक है ना, वो क्या कह रहा है कि हम तुम्हारे लिए ट्रेजर को डिस्कवर कर देंगे, कैसे? एक जादू से। ठीक है, इस तरह का कोई एग्रीमेंट अगर करता है तो क्या है ये, इसको आप एक्चुअलिटी में नहीं लेंगे क्योंकि ऐसा कोई मैजिक पॉसिबिलिटी है ही नहीं। द एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल एज इट इज नॉट पॉसिबल टू बी परफॉर्म। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे आपको, जो मैंने अभी तक बताया, आप पेपर में इस तरह का जो प्रेजेंटेशन करोगे आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो मेरी एक बात मानेंगे आप लोग, जो भी प्रेजेंटेशन करोगे वो आप डायग्राम के माध्यम से करोगे, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चाहे वो बीकॉम का बच्चा हो चाहे फाउंडेशन का बच्चा हो, ध्यान रखोगे। फाउंडेशन में किसी भी फाउंडेशन का होगा, ध्यान रखना, चाहे सी एस एम सी एस किसी का भी होगा। ठीक है ना, हाँ मुझको पता है कि सी एस को फाउंडेशन नहीं कहते, सी कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब देखो यहां पर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द फॉलोइंग आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो पढ़ेंगे सब लोग एक बार इसको फटाफट। हट जाता हूं मैं, पढ़ लो आप एक बार। देखोगे सब लोग, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट, है ना। सबसे पहले हमने क्या बोला था, ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखोगे ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो एग्रीमेंट बन जाएगा, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये सारी बात अभी मैंने आपसे की। फिर प्री कंसेंट की बात किए थे, टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दिस कैन आल्सो बी अंडरस्टैंड एज आइडेंटिटी ऑफ माइंड इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म वाई कंसेंट एंड एडम। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। एक बात और देखना, ये भी कंसेप्ट एंड इडियम, ये आपका आइडियम फ्रेज रहेगा, यहां भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्दर सच अ कंसेंट मस्ट बी फ्री, है ना। तो अभी मैंने आपसे बात किया था कंसेंट की, तो कंसेंट फ्री कब मानी जाएगी, जब वो कोअर्सिन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से प्रभावित ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं आपको ये बात को समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझेंगे। ए हु ओन टू कार इज सेलिंग रेड कार टू बी। ए के पास दो कार है, वो सेल कर रहा है लाल कार जिसको बी को। बी थिंक ही इज परचेजिंग दी ब्लैक कार, है ना। बी ये सोचा कि मैं ब्लैक कार परचेज कर रहा हूं। देयर इज नो कंसेंस एंड इडियम्स, यहां पर एक मत नहीं। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, एक मत। ठीक है, यहां पर दोनों एक मत नहीं, एक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, वो बता कुछ रहा है, वो समझ कुछ रहा है। एंड हिंस नो कॉन्टेक्ट, तो यहां पर ध्यान रखोगे कॉन्टेक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जब दो पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम सेंस से अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर दे। ठीक है, टू डिटरमाइन कंसेंट एंड एडम द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्टेक्ट शुड बी क्लियरली ड्राफ्टेड, है ना। देखोगे इस पर्पज के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट के लैंग्वेज को आपको प्रॉपर एक कायदे से ड्राफ्ट करना पड़ेगा, है ना। इफ ए सेज बी, विल यू बाय माय रेड कार फॉर ₹30,000 एंड बी सेज यस इट, देयर इज सेड टू बी अ कंसेंस एंड एडम। ठीक है ना, तो जब ए कह रहा है कि मैं अपनी लाल वाली कार 30,000 बेचूंगा, बी इसी बात को सुनता है और इससे संबंध में अपनी कंसेंट प्रोवाइड करता है, तो कंसेंस एंड इंडियन माना जाएगा। दैट इज द मीनिंग इज टेकन इन सेम सेंस बाय बोथ द पार्टीज। ठीक है, क्योंकि यहां पर दोनों पार्टी ने क्या किया है, चीजों को सेम सेंस में समझा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहां तक। यहां तक कोई समस्या हो आप बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल मैंने 12 में क्या बोला है, ए threatened to suit B if B does not lend him ₹2,000 and B agreed to it,
हेंस द एग्रीमेंट इज इंटर्ड इनटू द अंडर कोर्सिन एंड हेंस नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हम तुमको मारेंगे, है ना, अगर तुम हमको 2000 रुपए हमसे नहीं, है ना। वो डर के मारा क्या कर, उसको पैसा प्रोवाइड करा रहा है। ध्यान रखोगे इस तरह का जो कॉन्टेंट है उसमें कंसेंट फ्री है, सर कंटेंट इसमें हमारी कंसेंट फ्री नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी अनलॉफुल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करें कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की। देखोगे जब बात होगी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की जब बात करोगे, कैपेसिटी ऑफ पार्टी का मतलब क्या, लीगल एबिलिटी हो पर्सन, है ना, इंटर करने के लिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, जो सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफाई किया गया है। बोला गया एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू दी कॉन्ट्रैक्ट इफ, जब तीन बातें उसके अंदर हो, ए, बी और सी। ए क्या है, वो मेजोरिटी की एज को कंप्लीट कर लिया हो, है ना, जिस एक्ट के अंतर्गत वो आता है रहता है उसके द्वारा। ठीक है, इज ऑफ साउंड माइंड, अगर वो साउंड माइंड का है, इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। ठीक है ना, जिस लॉ के अंतर्गत वो आता है उस लॉ के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया। बाबा आसाराम को आप लोग जानते ही होंगे, राम रहीम को जानते होंगे, ध्यान रखोगे ये सब क्या है, डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, क्योंकि ये लोग क्या है, जिस एक्ट में आते हैं के तरफ से क्या हो गए हैं, डिस्क्वालिफाइड हो गए। क्यों? क्योंकि इनके जो चरित्र है, चरित्र हनन टाइप के लोग हैं ना। तो ध्यान रखोगे, या ऐसा कोई पर्सन है जिसके ऊपर और भी कोई प्रोसीडिंग की बातें चल रही हैं, वो भी क्या है, आपका डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। ध्यान रखोगे आप लोग इस, ठीक है। जब आप बात करोगे क्वालिफिकेशन की, है ना, तो रेफर करता एज की जब बात करोगे, तो देखोगे एज क्या है, 18 के नीचे है तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, माइनर। और माइनर को ये माना जाता है वो क्या, इनकम्पिटेंट टू कॉन्टेक्ट है, वो उसके अंदर कॉन्टेक्ट को सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं है। तो ध्यान रखोगे जब भी बात करोगे आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, है ना, तो देखोगे सबसे पहली बात क्या हो, साउंड माइंड का हो, है ना। साउंड माइंड का मतलब क्या है, उसके पास सेंस हो, है ना, जिससे कि क्या करे, वो अंडरस्टैंड कर सकता है, किसको अंडरस्टैंड कर सकता है, कॉन्टेक्ट को। ठीक है, कॉन्टेक्ट को सोचने समझने की क्षमता रखता है। ठीक है, तभी वो कॉन्टेक्ट के अंदर आ सकता है। अलेंटिक एंड इडियट आ ड्रंकर पर्सन और अंडर द influence of some intoxicated person is not supposed to be a person of sound mind। कोई आदमी जो पियक्कड़ है, टॉक्सिक टाइप का पर्सन है ना, मनचला टाइप का है, इस तरह जो लोग हैं यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको आप साउंड माइंड के पर्सन नहीं मानते हो। इस बात को आप ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो वो बता सकता है। फिर देखेंगे हम लोग क्वालिफिकेशन सी में, है ना, देखोगे डिसक्वालिफिकेशन क्या है, अगर कोई पर्सन एलाइन एनमी है, फॉरेन सर्वेलेंस का है, कन्विक्ट है, तो इन सब इस तरह के पर्सन को हम लोग यहाँ पर नहीं रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे कॉन्टेक्ट इंटर बाय पर्सन नॉट कॉम्पिटेंट, कॉन्टेक्ट आर नॉट वैलिड। अगर जो पार्टी और कॉम्पिटेंट नहीं है तो कॉन्टेक्ट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे हम लोग कंसिडरेशन की, है ना, एक पॉइंट आपका क्या था, कंसिडरेशन भी था, तो पढ़ेंगे आप लोग कंसिडरेशन को भी, फटाफट पढ़ लीजिए एक बार। देखेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कंसिडरेशन की। इट रेफर्स टू द क्विड प्रो को, कंसिडरेशन का कंप्लीट होना कंपलसरी नहीं, है ना। ध्यान रखो कि दोनों पार्टी हो, अगर दो पार्टी हैं आप, है ना, मैं मेरे पास एक बाइक है, मैं अपनी बाइक रोशन को दे रहा हूँ, है ना, अगर रोशन को मैं अपनी बाइक प्रोवाइड कर रहा हूँ और बाइक की प्राइस मेरे 1,50,000 है, बट मैं रोशन को बाइक 50,000 में दे रहा हूँ, जबकि अगला बच्चा हर्ष है, हर्ष हमको 1,50,000 उसका देने तैयार है। ध्यान रखोगे यहाँ पर कंसिडरेशन का होना कंपलसरी है, कंसिडरेशन का पर्याप्त होना कंपलसरी नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखोगे समथिंग इन रिटर्न, है ना, कंसिडरेशन का मतलब क्या है, क्विड प्रो का मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न।
A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party or some forbiddance, है ना, determines loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other. ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, ए एग्री टू सेल हिज बुक टू बी फॉर ₹100। ए अब बी को अपनी बुक को 100 रुपए में बेच रहा है। बी प्रॉमिस टू पे 100 इफ द कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस टू बी सेल हिज बुक। अगर ये उसको बेचेगा बुक को तो उसको 100 रुपए दे देगा। ए प्रॉमिस टू सेल हिज बुक द कंसिडरेशन फॉर बी प्रॉमिस टू पे 100 लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, तो ध्यान रखोगे जो कंसिडरेशन है क्या माना जाएगा, लॉफुल माना जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टी क्या करेंगे, आपसी सूझबूझ से, म्यूचुअल कंसेंट से अपने कंसिडरेशन को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहीं पर ये 50 देने कह रहा है तो क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में बातें जो तय हुई वो कितने रुपए से हुई हैं, वो 100 रुपए की हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर अगले पॉइंट पर आ जाएंगे हम लोग, ध्यान रखोगे। उसके बाद बात करें क्या, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अगर हमारा देखोगे सेक्शन 23 क्या कहता है, ऑब्जेक्ट अगर लॉफुल नहीं है ना, तभी आपका जो, ध्यान रखोगे, कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाएगा, है ना। अगर ऐसा कोई आपका एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है जो अपने लॉ के द्वारा मना किया गया है, या आप नहीं कर सकते हो, या फ्रॉडलेंट तरीके से इन्वॉल्व से इंजीरियस कर रहा है, किसी पर्सन को हानि पहुंचा रहा है, किसी के प्रॉपर्टी को हानि पहुंचा रहा है, कुछ इमोरल एक्टिविटी में या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, ध्यान रखोगे इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो क्या माने जाएंगे, लॉफुल नहीं माने जाएंगे, और इनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाहर रखा गया। एग्जाम्पल 14 की बात करेंगे, ए प्रॉमिस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन instituted against B for robbery and B promised to restore the value of the thing taken. The agreement is void as so object is unlawful. ये क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि हम तुमको किसी सिचुएशन में फंसा देंगे, चोरी के इल्जाम फंसा देंगे, है ना। तो ध्यान रखोगे अगर तुम हमको सामान नहीं दोगे, ठीक है, तो ध्यान रखोगे यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्ट को लॉफुल रखना पड़ेगा। ठीक, फिर ए एग्री कर रहा है सेल हाउस बेचने को अपना, है ना, हाउस बेच रहा है बी को 100 kg ऑफ कोकेन, ड्रग्स में, कोकीन में। ठीक है, ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kg ऑफ कोकीन। कोकीन क्या है, ड्रग्स पाउडर है। ठीक है, ए कह रहा है हम तुमको अपना घर बेचेंगे जब तुम मुझको 100 kg कोकीन दे दो। सच एग्रीमेंट इज इलीगल एज द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, है ना, क्योंकि कोकीन को बेचना आपके कानून को, आपके कानूनों का हनन कर रहा है, कानून को ब्रेक कर रहा है, अनलॉफुल है, इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान रखोगे ये अनलॉफुल हो जाएगा। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, ऐसा एग्रीमेंट जो कानून के नजरों में वाइड न डिक्लेयर किया गया, जिस पर कोई रेमेडीज अवेलेबल ना हो, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेंगे आपको ध्यान में रखना है, इसके अंतर्गत नहीं। ठीक है, देखोगे फ्री टू कमिट मर्डर और मेकिंग पब्लिशिंग डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट, है ना, या कोई गलत काम कर रहे हो, मर्डर हो गया, सुपारी की, इस तरह का, तो इस तरह का जो आपका, ध्यान रखोगे, एक्ट है वो क्या है, टोटली अनक्वालिफाइड बोला गया है, कहां से, अकॉर्डिंग टू एक्ट। ठीक है, अगर आप इस तरह का कोई प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व हो जाओगे जो लिखी गई पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट है, ध्यान रखोगे कॉन्टेंट क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने वैलिड कॉन्टेंट, वाइड कॉन्टेंट, वाइडेबल कॉन्टेंट, इलीगल, इन सब की बात पिछले क्लास में कर ली है। इन सब चीजों को देखने के लिए क्या करोगे, आप अपना पिछला लेक्चर ओपन करोगे और कायदे से इन लेक्चर को आप वहां से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लो उन सभी बातों को, एक बार उन्हीं बातों को लिखा गया है विद सेक्शन, जो बातें आपको वहां पर ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। ठीक है, तो हम लोग अननेसेसरी समय इस पर नहीं खर्च करेंगे। ठीक है, देख लेना यहाँ पर सब लोग, अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वाइड कंटेंट, वाइडेबल कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, इसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पर एक बार कर लेते हैं। देखोगे सब लोग फटाफट, देखो वाइड कंटेंट का मतलब क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ceases to be enforceability by law become void when it is ceases to be enforceability। जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं हुआ था उस समय दोनों के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे वो सब क्या थे, वैलिड थे। बट आफ्टर जब वार चालू हो गया तो क्या हो गया, दोनों के बीच, दोनों क्या हो गए, एलाइन एनिमी हो गए। इस दौरान इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो गई है, तो क्या हो गया, वो वाइड हो गया। वाइडेबल का मतलब क्या होता है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर of the party there too but not at the option of the other or others is वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो वाइडेबल क्या होता है, जब एक पार्टी चाहे, अगर उसको, ठीक है ना,
इन्फोर्सेबल करवाना, और तो इन्फोर्सेबल करा सकती है, लेकिन अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, खत्म भी कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखो कि जब ये चीजें डिपेंड कर रही हो किसी दूसरे पार्टी के ऊपर, तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको आप क्या नाम देते हो, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक डिफरेंस आप और लिख सकते हो, 4 या 5वां सेक्शन का हो सकता है। ठीक है, इनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल एट ऑल। वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है आप उसको इन्फोर्स करा ही नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि लॉ में ऐसी कोई रेमेडीज अवेलेबल है ही नहीं। यहां पर देखोगे वाइडेबल में इन्फोर्सेबल एट, ये जब सामने वाली एग्रीड पार्टी है वो चाहे, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो, उसकी ऑप्शन पर करा सकते हो, अदरवाइज नहीं करा सकते हो, है ना। कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड दी कंप्लीमेंट्स ऑफ द पार्टीज। ठीक है, देखो कि इसका रीजन क्या है ना, तो कारण कुछ भी हो सकता है ना, सर्कमस्टेंस के अंदर भी हो सकता है, उसके बाहर भी हो सकता है, पार्टी के ऊपर भी हो सकता है, कुछ भी रीजन। फिर अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ पार्टी वाज नॉट फ्री। अगर कंसेंट जो है आपकी, वो 5 चीजें जो बताई गई हैं, है ना, कोअर्सिन, फ्रॉड, है ना, अंडर इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, तो अगर उससे इफेक्टेड है तो क्या हो जाएगा आपका, वाइडेबल हो जाएगा। फिर लास्ट क्या, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात करोगे, अब वाइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म, वाइड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एग्रीड पार्टी चाहे, है ना, इफ द एग्रीड पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज हिज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर देखो जिस पार्टी को ऐसे नुकसान हुआ है वो चाह रही तो रीजनेबल टाइम में आप क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हो, अदरवाइज क्या करो, उसको, सामने वाली पार्टी उसमें इंटरेस्टेड है नहीं। ठीक है, फिर कैन सू द अदर फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस, है ना, अगर आप नहीं करोगे तो क्या करेगा, वो आपसे सूट फाइल करके रिकवरी क्लेम करेगा। ठीक है, फिर राइट क्या है, अब वाइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट, इसके अंदर कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं, कोई राइट नहीं है, लेकिन इसमें, ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फिर वाइड एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है, देखेंगे हम लोग यहाँ पर, एक बार सब लोग फटाफट पढ़ लें इसको। वाइड एग्रीमेंट क्या होता है, स्कोप क्या है, अ वाइड एग्रीमेंट इज नॉट अ नेसेसरी इलीगल। जरूरी नहीं है कि जो वाइड एग्रीमेंट वो हमेशा क्या हो, इलीगल, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट क्या होगा, हमेशा वाइड होगा, इस बात को आप ध्यान रखोगे। नेचर क्या है, ये क्या है, नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, इसको जरूरी नहीं कि लॉ को तोड़ा ही गया हो। ठीक है, यहां पर क्या है, लॉ को तोड़ा जाता है। ठीक है, जब लॉ को तोड़ दोगे तो वही क्या हो जाएगा, इलीगल है। पनिशमेंट आर नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ, यहाँ जरूरी नहीं कि आपको कोई पनिशमेंट मिले लॉ के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर क्या, अगर आप इलीगल एग्रीमेंट में हो, अगर इस तरह का काम करते हो तो आपको पनिशमेंट जरूर मिलेगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलेटरल टू द वाइड एग्रीमेंट में ऑल्सो बी वाइड, इट मे बी वैलिड ऑल्सो। जरूरी नहीं है ये कि अगर उसके बदले में आप कोई एग्रीमेंट किए हो तो वो वाइड ना हो। ठीक है, अगर वाइड के दौरान आप कुछ, उसके दौरान कुछ करते हो तो वो भी क्या माना जाएगा, क्योंकि वो उससे संबंधित है। ठीक है, चोरी की चीज बेचना खरीदना दोनों कानूनन अपराध। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे। फिर एग्रीमेंट कोलेटरल टू इलीगल एग्रीमेंट आर ऑलवेज वाइड, यहां पर क्या होगा, ये हमेशा वाइड माना जाएगा, बट ये हमेशा जरूरी नहीं है वाइड माना जाए। ठीक, आ जाते हैं फिर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कल आपको करा दिया था। अब देखो, अभी जो हमारा पहला चैप्टर है वो यहीं पर खत्म हो रहा है। ठीक है, अब जब हम लोग इसके आगे बात करेंगे तो अपने नए चैप्टर पर आएंगे जिसका नाम क्या रहेगा, ऑफर, प्रपोजल, उसके आगे एग्रीमेंट, इन सब की बातें करेंगे। ठीक है ना, आज का जो हमारा यहाँ पर लेक्चर रहा, यहाँ पर बहुत डीप में रहा, ध्यान रखोगे आप इसको कायदे से पढ़ो, अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, उसको मिलके हमसे कंसल्ट। ठीक है, तब तक के लिए द कॉमर्स सबसे, आपसे बाय।